फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज, कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। एफडीआई पर गतिरोध बरकरार, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद संसद स्थगित। एफडीआई पर केंद्र सरकार का फैसला, स्पीकर तय करे किस नियम के तहत हो बहस। केंद्र सरकार सब्सिडी के पैसे बैंक अकाउंट में करेगी ट्रांसफर, 42 योजनाओं के लिए 1 जनवरी से लागू होंगे नियम। बुलंदशहर में हॉरर किलिंग मामले में दूसरी गिरफ्तारी, बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने उठाई इंसाफ की मांग। और तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सचिन, धोनी, गंभीर, सहवाग और विराट टीम में शामिल। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। कुछ महीने पहले एफडीआई और महंगाई के मुद्दे पर संसद का पूरा मानसून सत्र पानी में बह गया था और अब संसद का शीतकालीन सत्र भी कुछ इसी राह पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। करीब 3 महीने के बाद सदन का नया सत्र जब शुरू हुआ तो माहौल देखकर लगा मानो ये मानसून सत्र के ही अगले दिन की कार्रवाई है और तब से सिलसिला बदस्तूर अब तक ऐसे ही जारी है। विपक्ष और सरकार के बीच के गतिरोध से ये साफ हो गया है कि भले ही राजधानी दिल्ली का तापमान दिनों दिन गिर रहा हो, लेकिन आने वाले 1 महीने के दौरान संसद में गर्मा गर्म माहौल ही देखने को मिलेगा। The House stands adjourned to meet on Thursday, the 29th of November 2012 at 11 a.m. संसद के शीतकालीन सत्र का लगातार 5वां दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। नियम 184 के तहत एफडीआई पर बहस और वोटिंग की मांग कर रही बीजेपी किसी भी सूरत में इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार ने अब इसका फैसला यूपीए पर छोड़ने का फैसला किया था और इस बीच में ये साफ भी कर दिया कि पार्टी जो है, यूपीए सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि कोई भी फैसला जो चाहे स्पीकर ले सकती है। Stands adjourned to meet on Thursday, the 29th of November 2012 at 11 a.m. देश की सबसे बड़ी पंचायत में आजकल ये आम नजारा है। औपचारिकता वर्ष हर दिन संसद की कार्रवाई शुरू होती है और फिर हो हल्ला और हंगामे के बाद अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं और कोई भी इससे डिगने को तैयार नहीं दिखता। केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का विषय नहीं है, एक पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी के कारण से देशवासियों को नुकसान होगा। खुदरा व्यापार में जो 20 करोड़ लोग हैं उनको नुकसान होगा, 50 करोड़ लोग किसानों को नुकसान होगा और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। इसलिए हम इसको इन प्रिंसिपल विरोध कर रहे हैं। बीजेपी और वाम दल एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा पर अड़े हुए हैं। लोकसभा में इस नियम के तहत बहस के बाद वोटिंग का प्रावधान है, जबकि सरकार इस मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा कराना चाहती है, जिसमें बहस तो हो सकती है लेकिन वोटिंग का प्रावधान नहीं है। सरकार और विपक्ष के बीच इन्हीं नियमों और प्रावधानों के आधार पर बहस छिड़ी हुई है। मतदान के जरिए ही सदन की भावना से अवगत हो सकता है देश, इसलिए सरकार जिद छोड़े, हट छोड़े और 184 पर डिबेट के लिए तैयार हो। संसद न चलने देने की वजह सरकार न बने। विपक्ष को आक्रामक होता देख आनन फानन में यूपीए की समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें यूपीए के तमाम घटक दल शामिल हुए। बैठक में अपनी बहुमत की ताकत को जांचने और परखने के बाद सरकार किसी भी सूरत में विपक्ष के सामने झुकने को तैयार नहीं हुई। उसने बड़ी बेफिक्री से संसद में नियमों के तहत होने वाली चर्चा का जिम्मा स्पीकर को सौंप दिया।
Guys are here, they have a view on FDI which they have already conveyed, and they also want a discussion in FDI and and the government is very happy to have a debate on the multi-brand brand retail. Whether it is to be voted or not to be voted, let this decision be with the Lok Sabha Speaker. Thanks. एफडीआई को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों में शह और मात का खेल चल रहा है। कभी सरकार का पलड़ा भारी लगता है तो कभी विपक्ष मजबूत दिखाई देता है, लेकिन इन सबके बीच संसद के कार्रवाई में रोज एक नया शून्य जुड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। आखिरकार एफडीआई पर इतनी फजीहत क्यों, इतना हो हंगामा क्यों, इस तरीके की तकरार क्यों विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है इस पर कोई सहमति से फैसला कर पाने में इतने ज्यादा नाकामयाब नजर आ रहे हैं? ऐसा क्या मुद्दा है एफडीआई का? यही बताने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। सुबोध मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज पर। मनोज जी आर्थिक मामलों के जानकार है और हमें बताएंगे कि आखिरकार एफडीआई का क्या नेगेटिव या पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट हो सकता है, क्या होगा, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोहर जी, और साथ ही सज्जन सिंह वर्मा सांसद हैं कांग्रेस की ओर से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सुरजीत दास गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उनकी पार्टी का क्या स्टैंड और रुख है, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरजीत दास गुप्ता जी। डॉक्टर समित पात्र प्रदेश प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पात्र। सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस मसले को लेकर काफी ज्यादा संजीदा नजर आ रही है, वो चाहती है कि किसी भी तरीके से सरकार बहस के लिए तैयार हो, और ना केवल बहस, वोटिंग के लिए तैयार हो। ये वोटिंग भी होनी चाहिए तो सेक्शन जो आर्टिकल है 184 उसके तहत हो। क्या कुछ मसला है? डॉक्टर समित पात्र, सबसे पहला शुरुआत जो है वो आपसे ही करेंगे कार्यक्रम में। आप ही पहले बताएं कि आखिरकार एफडीआई पर इतना गतिरोध क्यों, और आपकी पार्टी की क्या कुछ आपत्तियां हैं? देखिए, एफडीआई एक ऐसा मसला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं अपितु विपक्ष के सभी पार्टियों का ये मानना है कि ये भारत के ऊपर एक प्रहार होगा और लगभग 20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। तो इस विषय को लेकर 2011 में जब स्टेलमेट हुआ था पार्लियामेंट में, तो आप सबको याद होगा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस ने आश्वासित किया था, यूपीए सरकार ने आश्वासित किया था कि जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक इस एफडीआई के कानून को नहीं लागू किया जाएगा, नहीं लाया जाएगा। बगैर सहमति के उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसलिए यह बहस का मुद्दा है। मेरा स्पष्ट यह प्रश्न है और बीजेपी यही पूछना चाहती है कि सरकार वोटिंग से क्यों डर रही है। लोकतंत्र में वोटिंग एक अभिन्न अंग है और वोटिंग से डरना नहीं चाहिए। सरकार खुद ही कह रही है, कुछ दिनों पहले सरकार ने बड़े आश्वस्त होकर कहा था कि हमारे पास संख्या है, जो भी होगा हम जीत जाएंगे। अगर संख्या है तो आप वोटिंग से क्यों डर रहे हैं? आप वोटिंग कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर विपक्ष चाहती है, अगर अधिक लोग चाहते हैं कि एफडीआई कानून के तौर पे देश पे ना थोपा जाए, तो स्वाभाविक है वोटिंग से ये क्लियर हो जाएगा और आप थोप नहीं सकते हैं। बिल्कुल। सुरजीत दास गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, अरविंद केजरीवाल की हालिया लॉन्च पार्टी है, हालांकि उनका आंदोलन काफी पुराना रहा लेकिन पार्टी बिल्कुल नहीं है। सुरजीत दास गुप्ता जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? बेशक आप लोग अभी संसद का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन देश की जनता का हिस्सा जरूर है। आपकी पार्टी क्या सोचती है एफडीआई के मुद्दे को लेकर और सरकार के इस रुख को लेकर कि आखिरकार वो वोटिंग के लिए तैयार नहीं हो रही थी? जी, इसमें कई बातें आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले ये माइक में इको हो रहा है, इसको जरा ठीक कर दीजिए। जी सुरजीत जी आप कहें, हम आपको सुन रहे हैं। जी, 2-3 बातें इसमें आप जान लीजिए। पहला तो हमारा जो दृष्टि पत्र निकला है जी, उसमें बताया गया है टोटल 12-13 पॉइंट्स हैं और उनके बाहर जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं उन पर हम रेफरेंडम चाहते हैं। तो एफडीआई देश के हित में है या देश के हित में नहीं है, ये जनता डिसाइड करेगी। हमारा ये स्टैंड है। लेकिन दूसरी बात जो मैं ये बताना चाहूंगा कि संसद के जो ये तमाम नियम है जी, इन टेक्निकलिटीज के बीच में असली मुद्दा जो है कहीं पे खो जाता है। जैसे वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जी। अगर वोटिंग में सरकार हार भी जाती है तो सरकार गिरती नहीं है जी। अगर नहीं गिरती है तो फिर फायदा क्या है। दूसरी बात यह है कि इसमें सरकार को जो समर्थन दे रहे हैं, जो पार्टियां समर्थन दे रही हैं जी, उनमें भी कई मत हैं
लोग समर्थन देते हुए भी एफडीआई का सुरजीत दास समर्थन नहीं गुप्ता कर जी, रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपकी बात को काट रहे हैं हम यहाँ जी। पर। महज आपसे यही जानना चाह रहे हैं जी। कि आपकी पार्टी एफडीआई को लेकर क्या सोचती है। आपने कहा कि जनता डिसाइड करे, जनता जो भी डिसाइड करे, आपकी पार्टी जी। का इस पर क्या स्टैंड है? यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे देश में अभी तक रेफरेंडम का प्रावधान नहीं है। जी जी जी। जब हम सरकार में आएंगे तो ये प्रावधान लाएंगे। अगर संविधान में किसी बदलाव की जरूरत पड़े तो रेफरेंडम जिस तरह से होता है कि कोई एक प्रोपोजिशन, कोई एक मत लोगों के सामने रखा जाता है, एक अवधि दी जाती है, एक अंतराल दिया जाता है, उस बीच उस मत के पक्ष में और विपक्ष में जितने लोग हैं उनको अधिकार होता है कि देश भर में आप प्रचार कीजिए। अच्छा कि सुरजीत जी, आप आपकी ये बात बताएं क्यों कि सही है और आर्टिकल दूसरी बात क्यों 184 के गलत अंडर है। में अगर बहस होती है तो आप इसका फेवर करते हैं, आप चाहते हैं सरकार वोटिंग करवाए? हमें इस पे कोई खास रुचि नहीं है कि जी। वोटिंग हो कि नहीं हो, जी। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वोटिंग पर अगर सरकार हार भी जाती है तो सरकार भी गिरेगी गिरती नहीं नहीं। है, तो ये बिल्कुल। बेमतलब वोटिंग है। बिल्कुल। और डॉक्टर पात्र ने जो कुछ कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं, हम चाहेंगे सज्जन सिंह वर्मा जी, कांग्रेस की ओर से सांसद हैं, वो हमें इसका जवाब दें, आखिर समझाएं। सज्जन सिंह जी, काफी कुछ आरोप बीजेपी लगा रही है, विपक्ष लगा रहा है, डॉक्टर पात्र को आपने सुना, क्यों इतना ऐतराज वोटिंग को लेकर? क्यों सरकार को तकलीफ है? जबकि वोटिंग होती है तो भी सरकार नहीं गिरनी, तो फिर इतनी आपत्ति क्यों है? सवाल इस बात का है कि क्या लोकसभा की स्पीकर साहिबा के कुछ विशेषाधिकार हैं कि नहीं हैं, कि किन नियम के अंतर्गत 184 के अंतर्गत अथवा 193 नियम के अंतर्गत वो चर्चा कराएं। जी। ये विशेषाधिकार स्पीकर साहिबा का है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा दबाव बनाने में माहिर हैं। अभी उन्होंने जब ममता बनर्जी साहब की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला रही थी, उस समय उनको खूब कहा कि भाई हम आपका साथ देंगे। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव की आने की पहल हुई वैसे ही बैकआउट कर गई बीजेपी, धोखा दिया उन्हें। जब सरकार गिरेगी नहीं, 184 के तहत यदि चर्चा होती है और वोटिंग होता है जी, सरकार गिरेगी नहीं तो क्यों दबाव डाल रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव से भी भाग रहे हो। 193 में चर्चा हमारी सरकार कराना चाहती है। मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश की जनता के सामने एक सार्थक चर्चा लोकसभा में हो, गुण और दोष एफडीआई के सामने आए। कौन जो विद्वान हमारे हैं सांसद वो बताएं कि ये खराब है, जो विद्वान सांसद इसके बारे में जानते हैं वो अपना पक्ष रखें कि एफडीआई देश के लिए क्यों ठीक है। मेरा मत ये है कि ये एक ऑप्शनल विषय है एफडीआई। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो राज्य सरकारें अपने राज्य में इसे लागू करना चाहती हैं वो लागू करें, जो राज्य सरकारें लागू नहीं करना चाहती वो लागू ना करें। जी जी, लेकिन सज्जन जी, बीजेपी ये कह रही है कि ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर किसी के लिए भी नहीं। बीजेपी कोई बहुत विद्वानों की पार्टी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप बीजेपी कह रही है कि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। नहीं सज्जन जी, मैं इसमें से एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। विद्वानों की पार्टी नहीं है कि वो जो कह रही है कि सज्जन जी, सबके लिए खराब है। डॉक्टर भाई डिबेट हो जाने दो ना, जी, नियम 193 के अंदर आप डिबेट हो जाने दो। सज्जन देश जी, की मुझे जनता उसी के विषय सामने में बात आपसे चली पूछना जाए है। तो देश की जनता खुद फैसला करेगी। आप पूछिए डॉक्टर पात्रा, आप पूछिए। देखिए सज्जन जी, आपने अभी कहा कि देश की जनता खुद फैसला करेगी और हमारा मानना है कि देश की जनता ने सांसदों को चुना है उनके हक में फैसला करने के लिए। आपने अपने वाक्य को शुरू किया ये कहते हुए कि बीजेपी का काम है दबाव बनाना। बिल्कुल सही कहा, हमारा काम है जनता के हक में दबाव बनाना। जहां जनता की जो राइट्स है वो खत्म हो रही हो तो हम दबाव बनाएंगे। आपसे मेरा सीधा सीधा सवाल यही है, आप बहस चाहते हैं, स्वागत है, आप वोटिंग क्यों नहीं चाहते हैं? जबकि आप आश्वस्त दिख रहे हैं कि आपके पास संख्या है और सरकार नहीं गिरेगी, तो वोटिंग कराने से आपको क्या दुख हो जाएगा? बल्कि सज्जन साहब, मेरा ये कहना है, आपसे विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस को खुद ब खुद आगे बढ़कर इस पर वोटिंग कराना चाहिए। क्या आप जनता के सामने वस्तु स्थिति लाना नहीं चाहते क्या? कब कहा हमने? हम तो कह रहे हैं बहस कराइए। वस्तुस्थिति जनता के सामने तभी आएगी सज्जन साहब जब वोटिंग होगी। क्या संसद चाहता है कि एफडीआई आए या नहीं आए, यह वस्तुस्थिति तभी साफ होगा जब इस पर वोटिंग होगी। बिना वोटिंग के दृष्टिकोण ही गलत है कि वोटिंग से अपमान से बचना चाहती है। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, वोटिंग से वस्तुस्थिति साफ होगी। कैसे नहीं होगी? किस जमाने की बात कर रहे हैं? पक्ष में आप खड़े हैं, चर्चा करिए, चर्चा में अपनी बातों को चलेगा। रखिए, जनता उसे महसूस करे कि वास्तव में ये लोग सही बोल रहे हैं,
या यूपीए सरकार के अंदर बिल्कुल, बैठे लोग चलिए, सही बोल रहे हैं। आप दोनों को हम सुन रहे जनता हैं। सुबोध महसूस मिश्रा जी करे, भी हमारे साथ हैं, उसके बड़े सामने सुपरस्टार चर्चा हैं। बहस आना जनता चाहिए। महसूस करेगी, डॉक्टर किंतु पाल- बहस के चर्चा ही अंत नहीं में करा रहे, 5 चर्चा मिनट ही में नहीं वोटिंग दे होती है। बिल्कुल, आपके जनता पास का भी दोनों आएंगे पक्ष डॉक्टर देखना बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर पात्र आपके पास भी आएंगे, आपको भी मौका मिलेगा। फिलहाल सुबोध मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सुबोध मिश्रा जी, संसद के अंदर का जो सीन दिख रहा है, जो सिनेरियो दिख रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? कितना ये फायदेमंद है लोकतंत्र के लिए? क्योंकि विपक्ष है कि अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं, सत्ता पक्ष है कि विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पा रहा, उसकी मांग मानने को तैयार नहीं। तो अगर हर तरीके से हर सेशन में, हर सत्र में हम यही देखेंगे कि संसद स्थगित होती जा रही है, तो क्या होगा? कब बिल पास होंगे, कब विधेयक पास होंगे, कब क्या होगा इस देश में? देखिए, ये बहुत से इश्यूज के ऊपर आपने पहले भी देखा होगा, जैसे आपने कहा कि गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, विपक्ष की मांग रहती है कि 183 की तरह चर्चा कराई जाए जिसमें वोटिंग हो, और सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं होता है। कई ऐसे भी होते हैं जिसमें ये ऐसा नहीं है कि अगर इनका सरकार के खिलाफ वोट पड़ जाए तो सरकार गिर जाएगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं। पर विपक्ष ये स्कोर करना चाहता है यहाँ पे कि भाई मेजॉरिटी नंबर लोग जो हैं वो इसके इस इशू के खिलाफ हैं। अब जाहिर है कि सरकार का ये कहना होगा कि वो नहीं चाहती किसी भी स्थिति में ऐसा नजर आए। सरकार के साथ एक दिक्कत और भी है कि उसको बाहर से समर्थन देने वाले बहुत से ऐसे दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, उसके जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हम यूपी में एफडीआई लागू नहीं करेंगे। तो उनके सामने दिक्कत ये है कि जब वो अपने राज्य में एफडीआई लागू नहीं करेंगे तो वो सरकार के पक्ष में कैसे वोट दें? कैसे कर रहे हैं? मतलब उनका कंट्रोडिक्शन है, उनको अपने राज्य में जवाब देना होगा कि आप यहाँ तो लागू नहीं कर रहे हैं पर आपने पक्ष में वोटिंग की। सरकार इन सब चीजों से बचने के लिए, यह कई इशूज पे हमेशा होता रहा है कि सरकार को जब ये जो गठबंधन की जो राजनीति चल रही है उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं जो वो होते हैं, उनके अपने ये पॉइंट रहते हैं कि सरकार को गिरते हुए भी नहीं देखना चाहते और साथ में ये चाहते हैं कि वो इशू पे वो विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं। तो उनकी वो बड़े पछोपेश में रहते हैं। उनको बचाने के लिए, उनकी फेस सेविंग के लिए सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इस इशू पे सुबोध मिश्रा जी, थोड़ा सा करेक्शन चाहेंगे आपसे। वो पसोपेश में रहते हैं या वो मौका परस्ती देखते हैं कि इधर भी ना बिगड़े और उधर भी ना बिगड़े, कहीं बीच का कोई रास्ता चलता रहे? हम विरोध भी कर देते हैं कि विपक्ष कहेगा चलिए भाई इन्होंने भी विरोध किया था, और हम साथ में समर्थन भी कर देते हैं कि देखिए सरकार अगर गिरी तो हम उसकी वजह नहीं थे, हम तो आपके सपोर्ट में खड़े। देखिए, आपने देखा डीएमके वाला कल तक एक दिन में, देखिए मैं एक सेकंड और चाहूंगा, जैसे डीएमके का आपने देखा जी, डीएमके जो है वो कल तक ये कह रहा था कि ऐसा नजर आ रहा था कि एफडीआई के वो खिलाफ हैं। अल्टीमेटली गठबंधन की राजनीति के जो उसके अपने कंपल्शंस हैं उसके तहत उसने अंततः ये फैसला किया कि वो सरकार के साथ जाएगा। पर अब अगर आप किसी इशू पे सरकार का साथ दे रहे हैं तो जाहिर तौर पे आप उस इशू के समर्थन में हैं। यहाँ ये हो गया है कि राजनीति और इशू, मतलब ये समझ ही नहीं आता कि इस इशू पे किसी पार्टी का क्या मत है और वो वोट कैसे देगा। तो बिल्कुल। सुबोध मिश्रा जी, इसी बीच हमारे साथ मनोज जी भी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। मनोज जी, बहुत स्पष्ट तरीके से आप हमें बतलाइएगा और हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं इस शो को वो भी समझना चाहेंगे, आखिरकार एफडीआई में ऐसा है क्या जो देश की राजनीति को पूरा हिला कर रख दिया है? काफी पहले ये मसला शुरू हुआ और अब शीतकालीन सत्र तक भी हर रोज इसी पर बहस होने की बात होती है, पर ना बहस हो पाती है, ना कोई हल निकल पाता है, ना कोई मध्यस्थता होती है। एफडीआई ऐसा क्या है जो राजनीति को इतना ज्यादा परेशान कर रही है? देखिए, एफडीआई को जो फैसला लिया गया यूपीए सरकार के द्वारा पब्लिक डोमेन में आए करीब 1 महीने हो गए और इसके साथ 2 और भी बड़े ही अलोकप्रिय फैसले लिए गए, लेकिन दुर्भाग्य से वो चीज़ें सेंट्रल इशू नहीं बन पाई और एफडीआई जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, ये अलग अलग दल जो हैं उनका जो है अपना जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है उसके आधार पर समर्थन और विपक्ष का माहौल बना। देखिए, पूरे एफडीआई के प्रकरण पे 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये कि एफडीआई अलग अलग तरीकों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना सही है, कितना उचित है और किस किस आधार पर लिया जाना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि इस एफडीआई फैसले को, जो मल्टी ब्रांड रिटेल में जो इन्वेस्टमेंट 51% करने का जो फैसला है, उसकी जो लागू होने की जो प्रक्रिया है, जो संसदीय प्रक्रिया है, जो इस लोकतांत्रिक सरकार की जो है अनिवार्यता और अपरिहार्यता होती है, उसके मुताबिक उसको आपको पालन करना है। चाहे आप कोई बहुत बड़ी विचारों से और आदर्श से और बड़े जन कल्याण भावना से आप कोई भी पैकेज लेके आते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे संसदीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। चाहे यदि आप बहुत बड़े अलोकप्रिय फैसले भी लाते हैं और संसद में अगर आपका समर्थन है और संख्या बल है तो उसके आधार पर उन चीज़ों को आप लागू करते हैं।
सवाल यहाँ पर यह है कि संसद में जो है जो गणमान्य सांसद है, जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, वो इस पर क्या अपनी राय देते हैं, क्या विचार करते हैं। लेकिन फिर भी इम्पार्शियल तरीके से, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल सीन एंड कैलकुलेशंस, अगर आपसे मैं ये कहूं कि क्या ओवरऑल एक कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्या हिंदुस्तान के लिए, क्या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्या हमारे लोकतंत्र के लिए एफडीआई इतनी नकारात्मक है कि विपक्ष से झेलने को या लाने को तैयार नहीं, या फिर ये इतनी पॉजिटिव है कि सरकार इसे लागू करने पर आमादा है? क्या कहेंगे आप? जहां तक एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के औचित्य का सवाल है, सही है या गलत है, तो इस पर तो काफी डिबेट डिस्कशन हुआ है। और इस फैसले को हमें आपको सीधे 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई और उसके तहत जो सीरीज ऑफ रिफॉर्म हुए, जो खंभों पर जो पूरी नई आर्थिक नीति की जो नींव रखी गई, निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और कॉर्पोरेटीकरण, तो उसके तहत जो है तमाम फैसले लिए गए। और उसी ट्रैक पर न केवल यूपीए बल्कि एनडीए सरकार ने भी चलने का काम किया। बल्कि आप देखें कि जो फाउंडेशन तय किए गए इकोनॉमिक पॉलिसी को, एनडीए गवर्नमेंट ने उस फाउंडेशन पर बल्कि ज्यादा बेहतर काम किया और तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर 1999 से लेकर 2004 के बीच में काफी बेहतर परफॉर्मेंस किए। इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल रहा। दरअसल एनडीए गवर्नमेंट भी सैद्धांतिक तौर पे इस मल्टी ब्रांड रिटेल के समर्थन में थी और यूपीए और फिर अब अचानक से क्या हो गया? डॉक्टर समित पात्र, मैं बता रहा हूँ। देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में जब दोनों दलों का एक मत है और कुछ बेसिक जो इकोनॉमिक गोल जो हैं उसके तहत जो है दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग ये इस फैसले को लेना चाहते थे, लेकिन इसका जो एक पॉलिटिकल निहितार्थ भी है। आप याद कीजिए 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इतना बड़ा एक पाथ ब्रेकिंग फैसला लिया गया, उसके लिए कोई पॉलिटिकल मैंडेट नहीं था, ना उस पर कोई रायशुमारी की गई थी, ना उस पर चुनाव लड़ा गया था। एक विल पावर था पॉलिटिकल लीडरशिप में, जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया और उस फाउंडेशन पर आज तक जो भी नतीजे आए, अच्छे बुरे अलग अलग फैसले हुए। तो आज मल्टी ब्रांड एफडीआई में जब यूपीए गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पर यह फैसला छोड़ा है कि आप इसे माने या ना माने और 10 स्टेट गवर्नमेंट इसके हक में है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा, चूंकि ऑप्शन दिया हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है। डॉक्टर समित पात्र, अगर ऑप्शन दिया हुआ है, हमने वेंकैया नायडू साहब को भी सुना, आपने भी सुना होगा, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने जो रिपोर्ट दिखाई, वो कहते हैं करोड़ों का नुकसान हो जाएगा एफडीआई अगर आई। लेकिन आप लोगों ने भी तो इसकी बात पे कहा था कि एफडीआई जो है वो आना चाहिए। इस सवाल का जवाब मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रख दूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी एफडीआई के विरुद्ध में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उदारीकरण या आर्थिक प्रगति के विरुद्ध में नहीं है, किंतु एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल, इस विषय को गूढ़ता से समझना होगा। जहां तक रिटेल का विषय है, हिंदुस्तान में अभी रिटेल इंडस्ट्री लगभग 90% असंगठित अर्थात अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में है, तो इसलिए यह क्षेत्र भी एफडीआई के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इस कारण अगर आप ये बात करें तो क्या हम ये माने, हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी इस पर कमेंट चाहेंगे, क्या हम ये माने कि बीजेपी को एफडीआई के सिर्फ रिटेल सेक्टर में आने से बिल्कुल, हमने स्पष्ट रूप से कहा है और बारंबार कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंश्योरेंस में एफडीआई का हम स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाए, एविएशन में लाए, किंतु रिटेल में कदाचित रिटेल में नहीं लाए। और दो बातें देखिए वंदना जी, दो बातें जान लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा आप मुझे समय दें, क्योंकि जो चर्चा है हमारी जिस मोड़ पे पहुंची है, उस मोड़ पे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हैं, एक और बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है वो भी देखें। आपसे इस पर बातचीत करेंगे बिल्कुल मनोज जी। फिलहाल एफडीआई पर वोटिंग के मामले में सरकार कल तक भले ही बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब उसने भी अपना आक्रामक रवैया अपना लिया। यूपीए की समन्वय समिति की बैठक में अपने सहयोगियों के रवैये से उत्साहित सरकार अब बीजेपी और वाम दलों की मांग के आगे झुकने से इनकार कर रही है। एफडीआई पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार और उससे बना गतिरोध जस का तस है। न ही सरकार अपने फैसले पर झुकने को तैयार है और न ही विपक्ष अपने रुख पर नरम होने के मूड में है। सर्वदलीय बैठक में इस पर आम राय बनाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष भी अब अपने हमले की धार तेज करता दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दे पर सरकार से अलग हुई दीदी ममता बनर्जी की टीएमसी ने सरकार के खिलाफ अलग से मोर्चा खोल रखा है। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों के ऐसे विरोध का नजारा इन दिनों आम हो चला है। कॉन्फिडेंस मांगते रहे, वोटिंग तो दूर की बात है, सरकार को गिराने का कोशिश करता है। तो सरकार बेसरकारी के पास किसका नंबर है? 184 का नंबर है।
लोग को कंफ्यूज करने का क्या फायदा है? आपको लग रहा है लेकिन अगर 184 के तहत थोड़ा इंग्लिश में अच्छा बयान देने के लिए सरकार गिर जाएंगे क्या? सरकार के लिए राहत की बात ये है कि वो रिटेल में एफडीआई पर विपक्षी खेमे में सेंध लगाने में कामयाब हो गई है। डीएमके का रुख भी वोटिंग वाले प्रावधान के तहत चर्चा मामले में कुछ लचीला हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को संसद में न डालने का भरोसा दिया है, जबकि जेडीयू वोटिंग वाले प्रावधान पर चर्चा के पक्ष में तो है, लेकिन संसद को बाधित करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी और वाम मोर्चा के अलावा ज्यादातर दल वोटिंग वाले प्रावधान पर अड़ने के बजाय संसद चलाने और चर्चा करने के पक्ष में है। बीएसपी को अंदाजा है, बीएसपी अभी नहीं चाहती कि चुनाव जैसी कोई भी स्थिति बने, लिहाजा सरकार से भरोसा मिलने पर उसने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का मसला सदी हुई रणनीति के तहत छेड़ दिया है। सिद्धांत की पार्टी है, 82% लोगों के हितों को मारकर 18% के हितों की बात करने वाली पार्टी का जनता में बहुत कुछ ख्याति नहीं हो सकता। अब अगर सबका गला घोट के सरकार रहना चाहती तो फिर चुनाव में जनता भी सरकार का गला घोटना जानती है, ऐसा नहीं है। सरकार लोकसभा में अपने आंकड़ों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। यही वजह है कि अब उसने विपक्ष के सामने झुकने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध की ये खाई कब, कैसे और कब तक पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो विपक्ष में सेंध तो सरकार ने लगा दी, लेकिन सरकार के लिए कितनी फायदेमंद ये नुकसानदायक होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा इस रिपोर्ट को देखने से पहले हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर संबित पात्र कह रहे हैं कि हमें एफडीआई से तकलीफ नहीं है, बीजेपी को एफडीआई से तकलीफ नहीं है, लेकिन रिटेल सेक्टर में एफडीआई आए इस बात से हमें बड़ी तकलीफ है। मनोज जी से पूछेंगे कि आखिरकार क्यों है ऐसा कि रिटेल सेक्टर में अगर एफडीआई आए तो क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उससे पहले सज्जन सिंह वर्मा जी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं उनसे पूछते हैं। सज्जन सिंह जी ये कह रहे हैं डॉक्टर पात्र की बीजेपी इस बात का कतई विरोध नहीं कर रही कि आप देश में एफडीआई लाएं, वो तो स्वागत कर रही है कि तमाम दूसरे सेक्टर्स में लाए जहां पर डेवलपमेंट हो एफडीआई के जरिए। लेकिन वो ये कहते हैं रिटेल सेक्टर इतना अनस्ट्रक्चर्ड है, इतना अभी उसका ढांचा, इतना बुनियादी ढांचा भी इतना बेहतर नहीं है, पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, तो रिटेल में ना लाएं। जी जी, हमारा यही कहना है कि 193 में आप चर्चा करा लें, देश की जनता के सामने उसके गुण और दोष रखें कि एफडीआई रिटेल सेक्टर में क्यों खराब है। जनता के समझ में आएगा, जनता इतने सारे जो विद्वान हमारे सांसद हैं उनकी बातें सुनेंगे, फिर जनता फैसला लेगी। गडकरी जी खुद बोल चुके हैं कि एफडीआई लाना चाहिए, एफडीआई अच्छी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बोल चुके हैं कि हम भी एफडीआई के पक्ष में हैं। अब एक बात देखिए, रिटेल सेक्टर असंगठित है, ये बात सही है, उसे हम संगठित करना चाहते हैं। हम जनता, उपभोक्ता को भी तो हमें देखना है कि उपभोक्ता को जो महंगाई ये चिल्लाते हैं बीजेपी के लोग, जब कंपटीशन होगा, वॉलमार्ट आएगा, बेस्ट प्राइस आएगा और 10 कंपनियां आएंगी, जो कंपटीशन होगा और उपभोक्ता को अच्छी चीज सस्ते दामों पे मिलेगी, उस उपभोक्ता को भी हमको देखना है, उस किसान को भी हमको देखना है जो तमाम सारा उत्पादन करता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की शर्त जरूर रखी है जो कंपनियां आएंगी कि आप दूर अंचल में जहां कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जहां वेयर हाउसेस नहीं है, जहां किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं रख रखाव के अभाव में, क्योंकि वेयर हाउस नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वहाँ पे आपको ये बनाना पड़ेंगे, रास्ते के पहुँच मार्ग को बनाना पड़ेगा। तो ये कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हमारे उन दूर अंचल के गाँव में आएगा जहाँ के किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, उनका उत्पादन बेकार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सुना आपको मनोज जी, रिटेल सेक्टर में अगर एफडीआई आ जाए तो क्या लॉस है या क्या फायदा है उससे? बीजेपी को इस पर खासा आपत्ति है, तो रिटेल के सेक्टर में ऐसा क्या है कि आपत्ति जताई जाए? देखिए इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो इसके पक्ष हैं, दोनों का अपना अपना वोट बैंक है और दोनों, कोई आम आदमी का कहता है और कोई खुदरा कारोबारी का जो है पैरोकारी कर रहा है। तो पॉलिटिकल वोट बैंक के मद्देनजर अगर इसको इम्पार्शियल तरीके से और बिल्कुल ओपन डिबेट अगर किया जाए मल्टी रिटेल ब्रांड में, तो आप देखिए कि जब से प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ, 80s के डिकेड में जो है कंप्यूटर का आगमन हो या नहीं हो, इस पर बड़ा लंबा डिबेट चला। लेफ्ट जो है वो कंप्यूटर के खराब था, बाद में कंप्यूटर को वो एंट्री दी गई और आज कंप्यूटर सेक्टर बेरोजगारी लाने के बजाय खुद में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया बना। इसी तरीके से मैकेनाइजेशन का विरोध हुआ
और जहां पर ज्यादा मशीनों का यूज हुआ एग्रीकल्चर में, रिटेल में आएगी तो फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ जहां पर मैकेनाइजेशन हुआ वहां पर लेबर का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। जैसे पंजाब में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर थे और सबसे ज्यादा उन्होंने लेबर को भी एम्प्लॉय किया। मल्टी रिटेल ब्रांड में चूंकि उन्होंने ये रखा है कंडीशन कि 10 लाख से ऊपर की आबादी के शहरों में होगा, तो कंपटीशन के नजरिए से देखें तो शॉपिंग मॉल का भी विरोध हो रहा था। लेकिन जहां शॉपिंग मॉल है उसके अगल बगल के किराने भी खूब तरीके से कारोबार कर रहे थे। रह गया स्टोरेज का पॉइंट, तो ये मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर में स्टोरेज एक बहुत बड़ी समस्या है और स्टोरेज का बहाना बना करके अगर मल्टी रिटेल ब्रांड को अगर सपोर्ट किया जा रहा है तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। अलग से स्टोरेज के लिए आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, लेकिन मल्टी रिटेल ब्रांड में जो इन्वेस्टमेंट आएगा ये पता करने की जरूरत है कि क्या वो देश का काला धन जो विदेशों में जमा है कहीं उसको आने को लेकर के उसको क्लियर करने के लिए तो यूपीए गवर्नमेंट तो नहीं बेकरार है। इस बात की तस्दीक होनी चाहिए। अदरवाइज इस बड़ा पूरे पहले में आपने रख दिया। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को कि 2001 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने संसद में ये कहा था कि एफडीआई किसी भी कीमत पे रिटेल सेक्टर पे नहीं आना चाहिए, इसके आने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और दासमुंशी जी ने कहा था, यहां तक कहा था कि एफडीआई रिटेल में लाना अर्थात देशद्रोह करना है। और ये स्टेटमेंट बदल गया। देश प्रेम क्यों बन गया? बिल्कुल। सुबोध मिश्रा जी क्या कहेंगे? देशद्रोह देश प्रेम बन गया। पहले आपने कहा ना ना, अब आप कह रहे हाँ हाँ, हालात जैसे हो आप अपनी गर्दन को उसी डायरेक्शन में हिला देते हैं कि बस किसी तरीके से सिचुएशन जो है उसे निकल जाए, कुछ पार पा जाए इन हालातों से। देखिए मेरा कहना है कि एफडीआई जो है, अगर थोड़ा मैं वक्त लूंगा आपका जी, 3 मुद्दे हैं। जैसे सरकार ये कहती है कि एफडीआई से रोजगार बढ़ेगा जी, पर ये देखिए रिटेल के सेक्टर में अगर एफडीआई आती तो आप एक चीज देखिए कि उन मॉल में, वो वॉलमार्ट का मॉल हो या रिलायंस का मॉल हो, वहाँ कौन सा क्लास जाता है। आप ये कभी भी नहीं देखेंगे लोअर क्लास, जो कि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी है, जो पश्चिम की दुकान से वहीं आसपास से खरीदता है। अगर बड़े बड़े रिटेल स्टोर में सब्जियां भी बिकेंगी तो आप ये समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट निचले स्तर पे उसकी स्थिति क्या होगी। हो सकता है कि आप कुछ एक एजुकेटेड जो यंग तबका है उसके लिए थोड़े से रोजगार के अवसर कर लें, पर ये छोटी छोटी दुकानें हैं उनमें लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। एफडीआई अगर इस तरीके से रिटेल में आती है तो अल्टीमेटली मेरी जो समझ है वो रोजगार की स्थिति जो है उस पर विपरीत असर पड़ेगा। और यही सरकार है, जब डीजल की उसने प्राइस बढ़ाई थी तो उसने ये कहा कि साहब ये मिडिल क्लास उसको यूज करता है, नीचे वाला नहीं करता है। अब ये जो एफडीआई की बात है उसमें वो जॉब किनके जाएंगे? आप एक चीज देखिए, जॉब जाएंगे बहुत लोअर तबके वालों के, साधारण स्थिति। दूसरा, अब इसके ये है कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, इस पे मैं आना चाहता हूं। आपने देखा कि इंडिया में भी सुवीक्षा, सबका बाजार, बहुत सी चेन खुली थी जी, और अल्टीमेटली उनमें से ज्यादातर बंद हो गई जी। ये अपने को सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जी, ये देखने की बात है। अब वॉलमार्ट जो है हो सकता है कि 2 साल 4 साल घाटा उठाने की स्थिति में हो जी। रही मिडिल क्लास या किसी भी उपभोक्ता को इससे फायदे की बात, तो मेरा ये मानना है कि आप जितने लोग बैठे हैं सब चर्चा में भाग ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो इन सब रिटेल स्टोरों पे जाते हैं, वॉलमार्ट नहीं तो रिलायंस पे जाते हैं। आप ये देखेंगे ज्यादातर चीजें एमआरपी पे बिकती हैं। एक आध ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है जो सस्ता रखते हैं, उसके लालच में आदमी वहां जाता है और ज्यादा पैसा चुका के आता है, तो उससे कोई आम जनता को बहुत फायदा होगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। बिल्कुल आम जनता को फायदा नहीं होगा। किसान के प्रोडक्ट की बात है कि किसानों को फायदा होगा। जी जी, देखिए इसमें भी बिल्कुल। सुरजीत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरजीत जी, फिलहाल वक्त तो है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक सवाल हम आपके पास छोड़े जाते हैं। ये जो इस वक्त देश की सियासत में चल रहा है, देश की संसद में चल रहा है, सड़कों पर चल रहा है, वो एफडीआई का मुद्दा हो, सरकार के गतिरोध का मुद्दा हो, बार बार बयान बदलने का मुद्दा हो, क्या आप उसके बारे में राय रखते हैं? क्या आपकी पार्टी इस चीज में तब्दीली चाहेगी और किस तरीके से आप देश में इन पार्टियों के सिनेरियो को जो फिलहाल अब तक काम करती आई है, दिग्गज पार्टियां, इन पर क्या आप राय रखते हैं? आप जरूर बताइएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद सीधे सुनेंगे आपसे क्या कुछ सोच आम आदमी पार्टी की, उसके बिहाफ पर आप जो कहेंगे हम समझेंगे कि ये आम आदमी पार्टी की आवाज है। जवाब आप अपना तैयार रखिए, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं। The House stands adjourned to meet on Thursday, the 29th of November 2012 at 11 a.m. इंडिया लिमिटेड पे हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा,
पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। The House stands adjourned to meet on Thursday, the 29th of November 2012 at 11 a.m. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम मेहमान न्यूज लाइन में इस वक्त चर्चा में हमारे साथ हैं। सुबोध मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर मनोज जी जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस की तरफ से सांसद हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। सुरजीत दास गुप्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ। डॉक्टर संबित पात्र प्रदेश प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरजीत जी, एक सवाल ब्रेक से पहले हम आपके पास छोड़कर गए थे, उसका जवाब दीजिए अब आप। जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि इस पर रेफरेंडम होना चाहिए जी। लेकिन इसके अलावा आपने सियासत पर भी सवाल उठाया जी। सियासत पे हमें बहुत बड़ा पाखंड दिख रहा है। भाजपा के प्रवक्ता जो बता रहे हैं कांग्रेस के हिपोक्रेसी, कांग्रेस के पाखंड के बारे में बता रहे हैं, तो उनको भी पाखंडी कहना चाहिए, क्योंकि जब एनडीए की सरकार थी तब उन्होंने इस बात का समर्थन किया था जी। और हाल ही में जब इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाया गया तो उन्होंने विरोध नहीं किया। तो अगर एफडीआई गलत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंश्योरेंस आता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इंश्योरेंस नहीं आता है तो फिर उसका वो क्यों समर्थन कर रहे हैं? नहीं, सुरजीत जी, तो मनोहर जी बिल्कुल सही फरमा रहे थे जी कि ये कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा खेल है। यहां जो लोग जुड़े हुए हैं खुदरा व्यापार से, वो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। भाजपा ये समझती है कि ये उनके वोटर हैं, तो ये वोटर बिगड़ जाएंगे। और अगर उनको ये सही में चिंता होती खुदरा व्यापारियों की, तो जब रिलायंस फ्रेश की दुकानें खुली थी, जब बिग बाजार की दुकानें खुली थी, उनको तब भी विरोध करना चाहिए था। तब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा तो नहीं है कि जो ठगी होते हैं वो सिर्फ गोरे ही हो सकते हैं, सिर्फ विदेशी ही हो सकते हैं। हमारे देश के लोग ठग नहीं सकते, हमारे के देश के लोग करप्ट नहीं हो सकते। तो फिर क्या ये कोई अंबानी के साथ कोई साठगांठ है, कोई किशोर बयानी के साथ साठगांठ है? अगर बड़े खुदरा व्यापारियों का आपको विरोध करना है तो हर स्तर पे कीजिए, और नहीं तो किसी भी स्तर पे नहीं कीजिए। इस बात पर भाजपा से स्पष्टीकरण की जरूरत है। डॉक्टर पात्र, बिल्कुल स्पष्टीकरण की जरूरत है कि कभी वो पक्ष में होते, कभी विपक्ष में होते। एनडीए ने एफडीआई का समर्थन किया। मैंने आपको स्पष्ट किया था हम एफडीआई इन रिटेल के खिलाफ हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई का सवाल है, हम स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। और हमारा जो डॉक्टर पात्र, सुरजीत जी ये कह रहे हैं कि आपने रिलायंस फ्रेश का क्यों नहीं विरोध किया जिस वक्त वो चेन? रिलायंस हमारे देश के ही परिवार का विषय है। हमारे यहाँ जो गतिरोध चल रहा है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विषय है। दोनों विषयों को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाब आपने सुना, वो खुद कह रहे हैं कि देश का उद्योगपति कोई अपने उद्योग का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसा करे जिससे लोगों को भी मदद हो, तो नाराजगी नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जहां तक वालमार्ट और एफडीआई का सवाल है, वालमार्ट पूरे ही विश्व में मात्र 23 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है पूरे विश्व में। अंबानी के बारे में मीरा राडिया के माध्यम से पता चला था कि उन्होंने कहा था तो लगभग 5 करोड़ से कांग्रेस तो हमारी जेब में हर एक व्यक्ति के साथ पता चला कि भाजपा भी उनकी जेब में है, इसलिए इस तरह से अंबानी का समर्थन किया जा रहा है भाजपा के मन से। किसी भी कीमत पर एम्प्लॉयमेंट या रोजगार बढ़ेगा नहीं, जैसे की सरकार कह रही है, वो घटेगा। बिल्कुल डॉक्टर पात्र, चलिए
चलिए ये तो हमने बात कर ली कि आखिरकार एफडीआई को लेकर इतना विरोधाभास क्यों है, बीजेपी की क्या उस पर स्टेटमेंट है या कांग्रेस क्या सोच रही है इस बारे में, आम आदमी पार्टी क्या कहती है। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक विश्लेषण भी किया और साथ ही मनोज जी ने भी हमें बताया कि कई जगह पर फायदेमंद नुकसानदेह जो है समय के अनुसार पॉलिसीज के अनुसार ये साबित होता रहा है। फिलहाल अब हम इस पर चर्चा करें कि आखिरकार ये संसद में जो भी चल रहा है, गतिरोध जो चल रहा है, विरोधाभास जो दिख रहा है, वो ऐसा क्यों, इसकी टोपी उसके सर क्यों। सज्जन सिंह वर्मा जी, आपसे ये सवाल है, आखिरकार ऐसा लग रहा है कि पहले तो कांग्रेस बड़ी कोशिश में थी, यूपीए बड़ी कोशिश में थी कि चलिए सेशन से पहले ही विपक्ष का मान मनोवल कर ले, थोड़ा डिनर पार्टी हो जाए, थोड़ा बातचीत हो जाए। वो नहीं हो पाया, वहां पे बात नहीं बनी, तो अविश्वास प्रस्ताव का बीजेपी ने ममता जी को कमिटमेंट दिया, उस कमिटमेंट में बीजेपी थोड़ी सी पीछे रह गई, उन्होंने साथ नहीं दिया, तो भी दाल नहीं गली, कुछ हुआ नहीं। फिर आप लोगों ने एक सर्वसम्मति से एक सर्वदलीय बैठक बनाई, उसमें भी बात नहीं बनी, तो अब आप लोगों ने स्पीकर पर क्यों ये जो जिम्मेदारी है वो डाल दी कि चलिए आप ही फैसला कर लीजिए। नहीं, देखिए, स्पीकर का क्षेत्राधिकार हमेशा सुरक्षित होता है, उनका विशेषाधिकार है, वो पूरा अध्ययन होता है। हमारे लोकसभा का जो स्पीकर मंच है, एक पूरी बॉडी है, पूरा अध्ययन होता है। हम कोई भी ऐसी किंवदंती नहीं बनना चाहते, कोई उदाहरण नहीं बनना चाहते कि एक बार इस तरह की चर्चा करा दें। जी फला सन में यूपीए गवर्नमेंट में 184 में चर्चा हुई थी, इसलिए अब भी 184 में चर्चा कराई जाए। मेरा अनुरोध ये है, 193 में चर्चा तो देश की जनता के सामने आना ही है, क्यों हम नियमों का हवाला देके हीला हवाली कर। जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ जी सज्जन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप पीछे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कटघरे में है। बिल्कुल कटघरे में जैसा नहीं कि है पात्रा जी ने कहा में कोई कि है तो यूपीए सरकार और कांग्रेस है कटघरे में। 93, 90, सज्जन जी, 2001, एक बात आपने खुद कही, आपने कहा कि स्पीकर के कुछ विशेष अधिकार हैं, हमने मान लिया कि स्पीकर के कुछ विशेष अधिकार हैं, आपने उनको जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन यहाँ पे फेलियर तो आपकी सरकार की साबित हुई ना। आपने खुद, आप वोटिंग के लिए तैयार नहीं, चर्चा की आप बात कर रहे हैं, जिस आर्टिकल में विपक्ष कहता है आप उस आर्टिकल से संतुष्ट नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कह रही है कि चलिए हम तो कुछ तय नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए स्पीकर पर, अब कोई जिम्मेदारी होगी तो स्पीकर की होगी। बल्कि इनिशिएटिव सरकार को लेना था, सेशन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये इनिशिएटिव वोटिंग का, ये इनिशिएटिव चर्चा का आप ले रहे हैं, वोटिंग पे और तैयार हो जाते, क्या दिक्कत हो जाती इससे? नहीं, जिस तरह से सरकार का कर्तव्य है कि सदन चले, लोकसभा में सार्थक बहस हो, उसी तरह विपक्ष की भूमिका भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। विपक्ष को भी चाहिए कि लोकसभा में सार्थक चर्चा हो, इसलिए हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। जितनी सत्ताधारी दल की जवाबदारी है, उससे कहीं ज़्यादा जवाबदारी विपक्ष की होती है कि पिछले 2 सत्रों को हम देखें तो विपक्ष ने चलने नहीं दिया किसी भी मसले पे। ये हमने पहली बार सुना ऐसा कि विपक्ष से नहीं, निश्चित रूप क्या पहली बार सुना, ये विपक्ष क्यों चर्चा से कतरा रहा है, क्यों जनता के सामने सही बातें नहीं आने दे रहा है, क्यों जवाबदारी नहीं, विपक्ष काय के लिए, विपक्ष देखने के लिए है क्या? सज्जन साहब, मैं आपसे एक सवाल विपक्ष सिर्फ चिल्लाने के लिए? अभी हाल में नकवी साहब का बयान सुन रहा था, जब ये आज सोनिया गांधी ने, प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया कि आप आदमी का पैसा हम आदमी के हाथ में, तो नकवी साहब का बयान आ रहा था कि ये बड़ी फ्रॉड योजना है, ये इससे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कुछ तो भी तथ्य रखना, सही बातों का भी विरोध करना, ये इस तरह का विपक्ष किसी काम का मैं नहीं समझता कि देश के लिए ये विपक्ष सार्थक है। आप कहिए डॉक्टर, बहस कराओ, जनता के सामने अच्छी बातें आने दो। सज्जन जी, आपने 2 बार मैंने आपके विषय को सुना, आपने बार बार यही कहा कि विद्वान सांसद जो हैं वो बहस करना चाहते हैं। मेरा आपसे स्पष्ट सवाल है, लोकतंत्र में वोटिंग से डरना क्यों? और विद्वान सांसद वोटिंग कर देंगे तो क्या उनकी विद्वता में कमी आ जाएगी? आपने यह भी कहा कि सांसद जो है बहस करेंगे और देश देखेगा, तो देश यह क्यों ना देखे कि कितने सांसद के पक्ष में हैं और कितने सांसद इसके विरोध में हैं? इसमें क्या गलती है? शब्दों में आप इसका जवाब दीजिएगा। कहना चाहता हूं कि जब ममता बनर्जी की पार्टी एफडीआई के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव ला रही थी, तब बीजेपी ने उसे साथ देने का वादा किया। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा, आप सुनेंगे तो मैं उत्तर दूंगा इसका। दूर हटी,
मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। बिल्कुल नहीं, आप सुनेंगे तो मैं उत्तर दूंगा, इसका भी उत्तर दूंगा। डॉक्टर पात्रा, आप कहिए क्यों ऐसा हुआ कि आपने पहले तो बाहर कमिटमेंट किया, अंदर प्रस्ताव एफडीआई के मामले पर नहीं हो सकता है। सभी विषयों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव होता है, और अविश्वास प्रस्ताव कोई एक भावना में बह जाने वाला विषय नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव गणित का विषय है, गिनती का विषय है। आप सज्जन जी, आपने कहा, मैंने सुना, कृपा करके सुने, आप कृपा करके सुने। सज्जन जी, हम चाहेंगे डॉक्टर पात्रा को एक बार सुन लिया जाए। क्या आप सुने, आप सुने, उसके पश्चात हम भी आपको सुनेंगे। आप सुने पहले। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल एफडीआई के मुद्दे पर नहीं होता है, सभी मुद्दों को लेकर होता है। और जैसे मैंने कहा, ये भावनाओं में बहने का विषय नहीं है, यह विषय गणित का है, कैलकुलेशन का है। तो गणित अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो हमने हमने वही उसी समय कहा कि एफडीआई के मुद्दे पर हम सरकार को घेरना चाहते हैं। और आपको ध्यान भी होगा तो हमने आह्वान किया था कि जिन भी राष्ट्रीय पार्टीज ने एफडीआई के मुद्दे पे भारत बंद का आह्वान किया था, जिन्होंने सड़कों पर अपनी प्रदर्शन किए थे, वो हमारे साथ खड़े हों। और उसी के अंतर्गत 184 के माध्यम से हम वोटिंग चाहते हैं। तो अगर वो इतने आश्वस्त हैं अपने संख्या बल को लेकर, तो क्यों कतरा रहे हैं, क्यों पीठ दिखा रहे हैं? बिल्कुल। सुबोध मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सुबोध जी, आप सज्जन जी को सुन रहे हैं, डॉक्टर पात्र को सुना, सुरजीत दास जी को भी सुना, मनोज जी को भी सुना। क्या विश्लेषण करते हैं आप इन हालातों का? क्योंकि दोनों जो है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी पीछे नहीं हटना चाह रहा, ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष। वो अपनी जिद पर अड़े हैं, ये अपनी जिद पर अड़े हैं, और कहीं ना कहीं संसद के सत्र जिस तरीके से स्थगित होते जा रहे हैं, नुकसान देश की जनता का है। क्या विश्लेषण करेंगे आप इन हालातों का? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार के पास इसमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास है कि सरकार के पास जो है वोट तो हैं, जो अगर मतदान की बात आएगी तो उसमें वो पार निकल जाएगी, उसको कोई ऐसी समस्या नहीं है। सरकार के साथ समस्या सिर्फ एक है, अदरवाइज वो तैयार हो जाती। उसके साथ एक ही समस्या है कि उसको इस समर्थन देने वाले कुछ ऐसे दल हैं, जैसे मैंने आपको बताया समाजवादी पार्टी, आज ही उनके एक नेता का बयान था कि हम यूपी में उसको लागू नहीं करेंगे एफडीआई इन रिटेल। तो उनको ये है कि सरकार उनको फेस सेविंग देने के लिए इस पे अड़ी हुई है कि वोटिंग ना हो, क्योंकि इस तरीके के दल हैं जो नहीं चाहते हैं। इवन डीएमके भी, मेरे को ऐसा नहीं लगता है इस मुद्दे पे सरकार वो चाहता कि एफडीआई रिटेल में आए, पर वो सरकार गिरते हुए भी नहीं देखना चाहता। मेरा यहाँ तक मानना है कि जो वोटिंग के लिए बीजेपी और विपक्ष जो जोर दे रहा है, संभवतः आज वो भी नहीं चाहता है कि सरकार गिरे या चुनाव हो जी। इससे सरकार गिरती नहीं गिरती इज ए डिफरेंट मैटर। कोई भी दल इसके पक्ष में नहीं है। अब बात ये आ गई है, ईगो वाली प्रॉब्लम हो गई है कि उनने कहा इस 193 के तहत होगी, विपक्ष 184 के तहत होगी। इस पे सिर्फ अड़े हुए हैं, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ये आज नहीं हो रहा है, पिछले अगर आप ऑलमोस्ट 1.5 दशक से देखेंगे तो संसद में किसी ना किसी इशू पे इस तरीके का गतिरोध नजर आता है, उसका यही रवैया रहता था। बीजेपी जब विपक्ष में है तो उसका ये रवैया, ये विपक्ष का मतलब ये समझते हैं सरकार को अपनी हर बात मनवाए, और सरकार इस कोशिश में रहती है कि उसकी चले। तो ये जो लोकतंत्र का, इसे क्या कहेंगे, एक तरीके से कई बार कॉमेडी शो कहने की इच्छा होती है कि ये कॉमेडी शो चलता रहता है। और जो फैसले लिए जाते हैं, जो हो रहे हैं, जैसे मैं आपको एफडीआई इन रिटेल की बात लेकिन सुबोध जी, अगर ये कॉमेडी शो ज्यादा लंबा चले तो ये देश की जनता को रुलाएगा, हंसाएगा नहीं। मेरी बात सुनिए, जिस इशू पे ये विरोध कर रहे हैं, ऑलरेडी एफडीआई में जो है एयरटेल के साथ इजी डे से जो है वो विदेशी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं मल्टी के अंदर। आप पता लगाइए, बहुत से स्टोर हैं जो कि इनडायरेक्टली ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं जी। तो ये इशू बहुत ऐसा नहीं है, और कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको वॉलमार्ट यहाँ से जाता हुआ नजर आए कि यहाँ मुनाफा नहीं है, उसका असेसमेंट गलत भी हो सकता है। और मेरा मानना यह है कि विपक्ष का अपना काम है सरकार को शर्मिंदा करना, झुकाना। सरकार का काम है किसी तरीके से। वंदना जी, अभी सुबोध जी को मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि ये कॉमेडी सर्कस या कॉमेडी शो चल रहा है। इसमें मैं इस विषय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि पार्लियामेंट कभी कॉमेडी नहीं हो सकता है। और जहां तक विपक्ष का विषय है, मैं ध्यान दिला दूं कि जिस एफडीआई से लगभग 20 करोड़ लोग सड़क पर आ सकते हैं, तो उस विषय को सही मायने से समझना और उस पर वोटिंग कराना विपक्ष का धर्म है। मनोज जी, अगर एफडीआई आता है तो 20 करोड़ लोग सड़क पे आ जाएंगे। एफडीआई से ज्यादा खतरनाक डिसीजन इस गवर्नमेंट ने एलपीजी के कैप को घटाने का लिया। जी। लोगों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया है, और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि मुख्य विपक्षी दल ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बना, नहीं बनाया। पॉलिटिकल हम सड़क पे उतरे, हमने सब कुछ गतिरोध किया, मगर हम देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में हम संसद बंद करते हैं तो आप कहते हैं कि आपने संसद क्यों बंद किया, हम सड़क पर उतरते हैं तो आप कहते हैं आप विरोध क्यों करते हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज को और आगे बढ़ा रहा हूं दोनों पक्षों को लेते हुए, लेकिन सवाल यह है कि इसी 2001 में मनमोहन सिंह को क्यों कहना पड़ा कि ये बड़ा ही देश के साथ खिलाफ ये कदम होगा, हम इसका विरोध करेंगे। आखिर एनडीए ने वो प्रस्ताव क्यों लेकर आया जब उस समय लग रहा था? नहीं बिल्कुल एनडीए ये प्रस्ताव नहीं, मनोज जी एनडीए ये प्रस्ताव नहीं लाई थी। एनडीए में एक प्राइवेट बिल के अंतर्गत, यह कभी भी कैबिनेट में डिस्कशन के लिए नहीं आया। प्राइवेट बिल के अंतर्गत एनडीए के घटक दलों मतलब घटकों के अंदर ही ये चर्चा हुई थी। हम उसके पश्चात वाजपेयी जी के बना करने के बाद हमारी कैबिनेट कमेटी ने इसके खिलाफ निर्णय लिया था, केवल आभास के आधार पर ही कि कहीं हम ना ले आए, इस पर ही मनमोहन सिंह जी ने कहा। तीसरी बात यह है कि जब 10 लाख से ऊपर आबादी के शहरों में ये चीज लागू किया गया है तो इस पर इतना बड़ा भावपूर्ण ये बोधन करना कि लाखों बेरोजगार होंगे। क्यों बेरोजगार होंगे? करोड़ों, मनोज जी करोड़ों, वो कह रहे हैं कि करोड़ों बेरोजगार वो जो है कंपीट करेंगे। आज आप भले कहें न कहें, आज महानगरों में तमाम चीजें खुल रही हैं, ठीक है। सिंगल ब्रांड में तो है ही, आपका सिंगल ब्रांड में तो एफडीआई आपने अलाउ किया हुआ है। मल्टी ब्रांड में जो है ये थोड़ा सा विवादास्पद है। तो अभी आप एक पायलट केस के रूप में अगर लिया जा रहा है 10 लाख से ऊपर आबादी के शहरों में, और राज्यों की इच्छा पर छोड़ा गया है। जब राज्य अगर चाहते हैं, जैसे कि कांग्रेस शासित केरल नहीं चाहता है, तो यूपीए गवर्नमेंट ने तो उसे आदेश फरमान नहीं जारी किया कि आप शामिल करो। और कुल मिलाजुलाकर के जो टेक्निकलिटीज का इशू है उसमें मैं मानता हूं कि यूपीए सरकार गलत कर रही है। और टेक्निकलिटीज कोई आइडियोलॉजी से नहीं चलता है। टेक्निकलिटी अगर है तो कैश फॉर वोट स्कैम में यही कांग्रेस सरकार जो है, यूपीए सरकार ने अपनी सरकार को बचा लिया 2200 करोड़ रुपए खर्च करके, सांसदों की खरीद करके। कोई किसी सवाल के और किसी आइडियोलॉजी के दायरे में नहीं आया, क्योंकि यह तकनीकी मामला था। और उसी एक वोट के चलते जो एनडीए सरकार हार गई, सरकार से अलग हो गई। तो यहाँ पर जो सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं, अगर कांग्रेस यूपीए को फक्र है कि वो बहुत बड़ा डिसीजन देश हित में लाने जा रही है, तो वो सिरे सिरे वोटिंग करे। अगर वोटिंग में उसका अगर फैसला नहीं पक्ष में आता है तो उसको खारिज करे, जिस तरीके से पिछले साल प्रणब मुखर्जी ने इसे खारिज कर दिया था जब वो वित्त मंत्री थे। तो कुल मिला जुला करके इस बार ये बात चली थी कि ये जो सेशन होगा विंटर सेशन, इसमें जो है जो जितने जो बिजनेस हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, ये सब किए जाएंगे। चूंकि इसकी काफी आलोचना हो रही थी और सदन का काफी वक्त बर्बाद हो गया था। तो ये 4 दिन जो ये टाइम खराब हुआ है, कोई न कोई रास्ता निकाले। और मुझे लगता है कि जब अब इन्होंने फैसला ले ही लिया है, चाहे वो स्विट्जरलैंड का काला धन लाने का रूट अगर खोज रहे हो, तो ये लोग वोटिंग करा लें और वोटिंग के बाद जो है अगर इसका वोटिंग करा लें और वोटिंग जो है वो तस्वीर साफ कर देगी। संसद का जो समय है वो खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, संसद के शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर भी आ रहा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के रुख को देखकर ऐसा नहीं लगता कि संसद की आगामी 1 महीने की राह आसान होगी। ऐसे में इसका असर इनके कामकाज पर पड़ना भी तय है। आइए ये देखते हैं कि वो कौन कौन से अहम बिल हैं जिन पर चर्चा होना अभी बाकी है। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन शुरुआती हंगामे से एक बात साफ है कि ठंड के इस मौसम में भी सदन के भीतर का माहौल गर्म रहने लगा। बीजेपी हो या लेफ्ट या टीएमसी, तमाम विपक्षी पार्टियां एफडीआई, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जबकि दूसरी तरफ सरकार अपने रुख से फिलहाल डिगती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संसद का ये सत्र भी बिना किसी ठोस कामकाज के यूं ही गुजर जाएगा। They just want to create a situation in which the bills which are important for this country, Jan Lokpal bill, land acquisition bill, your food security bill, which is for the poor, that they don't want all these bills to be passed in the parliament. That's why they are creating a situation and sort of creating a situation and holding the whole parliament and the whole country to ransom. Sir, as for शीत सत्र के दौरान सदन के सामने लंबित जिन अहम बिलों पर चर्चा होनी बाकी है, उसमें शामिल हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा के लिए विसल ब्लोअर बिल, किसानों के हितों वाला भूमि अधिग्रहण बिल, न्यायपालिका को पारदर्शी बनाने वाला
जुडिशियल स्टैंडर्ड बिल और वित्त और बैंकिंग क्षेत्र के इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल, कंपनीज बिल अमेंडमेंट 2011, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल और डायरेक्ट टैक्स कोड बिल। इसके अलावा जो बिल संसद के इस सत्र में पेश किए जाने वाले हैं उनमें अहम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट बिल, प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी बिल, एग्रीकल्चरल बायोसिक्योरिटी बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल और कोल माइंस अमेंडमेंट बिल। संसद में हंगामे की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। संसद न चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है या विपक्ष, इस मुद्दे पर तो लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन फिलहाल तो ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि 20 दिसंबर को खत्म हो रहे शीतकालीन सत्र में सदन इन लंबित बिलों का निपटारा कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बड़ी दिलचस्प मोड़ पर यह चर्चा चल रही है और चर्चा के दौरान डॉक्टर पात्र आपके पास आते हैं। क्या कहेंगे आखिरकार अब एफडीआई के मुद्दे पर, जिस तरीके से आप लोग चर्चा में भी आपने कहा कि हम कुछ चीजों के फेवर में हैं, कुछ चीजों को हम नहीं चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चर्चा का तो पूरा विषय हमने रखा, मगर आज सज्जन जी हमारे साथ में हैं। मैं जाते जाते सज्जन जी से विनम्र निवेदन करूंगा। मुझे याद है सज्जन जी ने कहा था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो एसी में बैठते हैं और वास्तविक काम कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा सज्जन जी कि आप इस विषय को, अपने इस हृदय के विषय को कांग्रेस के नेताओं के बीच में रखें कि वो एसी से बाहर आके एफडीआई के मुद्दे पर 184 के अंतर्गत वोटिंग कराएं। भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपने कहा था, मैंने आपके सज्जन जी, लेकिन आप ही के शब्द को दोहरा रहे हैं डॉक्टर पात्र। हाँ, मेरे शब्दों को ये गलत तरीके से दोहरा रहे हैं। इन्होंने आरएसएस के साथ सच्चाई कहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, जब भी 10 साल सत्ता से बाहर हो केंद्र में आप। नहीं, कोई करे ना करे सज्जन जी, हम आपकी तहे दिल से तारीफ करते हैं कि इतना बड़ा जो दिल है वो किसी किसी नेता का होता है कि विपक्ष की तारीफ कर दे। कि आरएसएस का वर्कर आपने खुद कहा था, चने खाते हुए बेचारे आरएसएस के कार्यकर्ता देश के हित में काम करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता काम करते हैं और वहां कांग्रेस के नेता उसके सर पे हाथ तो रखे। ये मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता बोगस है, ये भी कहा मैंने। चाहूंगा कि 184 के अंतर्गत वोटिंग कराएं और देश को एफडीआई से बचाएं। तो 184 के अंतर्गत वोटिंग हो और देश बचे, ऐसा बीजेपी कह रही है, लेकिन सरकार को शायद वोटिंग का ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा। और इसकी टोपी उसके सर वाली बात है कि स्पीकर मैडम जो है वो फैसला लेंगी कि आखिरकार किस सेक्शन के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये जो पूरा मुद्दा है इस पर बहस कराई जाए या बातचीत कराई जाए। वक्त बहुत कम रहा हमारे पास, अब हम अपने कार्यक्रम में समाप्ति की ओर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं अपने सभी मेहमानों को, लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत पंक्ति मुझे याद आती है कि सियासत में एक नहीं कई चेहरे होते हैं, हर बात पर हर दरवाजे पर कुछ पहरे होते हैं। कितने भी चेहरे हो, कितने भी पहरे हो, कौन जाने सियासत के राज कितने गहरे होते हैं। तो क्या वजह है कि कांग्रेस वोटिंग नहीं करा रही? क्या वजह है कि विपक्ष जो है वो वोटिंग पर अड़ा के? ये दोनों पार्टियां खुद बेहतर जानती होंगी। मसला जो भी हो, हम ये चाहते हैं, तमाम राजनीतिक दल, सांसद, जो देश की जनता है वो यही चाहती है कि देश का भला हो, हित हो। संसद जो है वो सरलता के साथ, सौम्यता के साथ, पूरी सुगमता से चले, किसी तरीके का कोई गतिरोध ना हो, क्योंकि वक्त की बर्बादी, लोकतंत्र की बर्बादी लग रही है और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं देश की जनता की जो कीमती पूंजी है उसका ये नुकसान है और ये नुकसान हरगिज नहीं होना चाहिए। ऐसी हम सभी की एक सम्मिलित कोशिश होनी चाहिए। इसी के साथ न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे तमाम मेहमानों का। इसी के साथ इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। The House stands adjourned to meet on Thursday, the 29th of November 2012 at 11 a.m. PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली। पर्ल्स